सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 में व्यवसाय अध्ययन जो विषय है, इस विषय के अंतर्गत लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भंडारण सेवाएं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भंडारण सेवाएं क्या हो सकती है। यानी भंडारण यानी कि कुछ अतिरिक्त उत्पादन होता है जो किसान है खेत में या किसी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है उसमें जो अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है ना, तो उसका भंडारण, उसका रख रखाव, उसका स्टोर किस तरह से किया जाता है और वो भंडारण क्यों ज़रूरी है और किन किन वस्तुओं के लिए भंडारण ज़रूरी है, वो सब चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हम भंडारण सेवाओं के बारे में इस लेसन में जानकारी लेंगे। तो ये भंडारण जो है हम अपने घर में भी करते हैं, हम चाहे छोटे रूप में करते हैं लेकिन करते ज़रूर है। जैसे कि आप लोग अधिकतर घरों में क्या होता है कि जो जब गेहूँ की फसल आती है तो हम पूरे साल भर का जो अपने घर में उपयोग में आने वाला जो गेहूँ है वो हम साल भर के लिए इकट्ठा डलवा लेते हैं। कुछ दालें हैं, कुछ मसाले हैं, वो हम साल भर के लिए इकट्ठा डलवा लेते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो उनका भंडारण करने के लिए हम हमारे घर में भी ऐसी उचित व्यवस्था रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे और भंडारित रहे। ठीक है, तो ऐसे ही बड़े क्षेत्रों के अंदर बड़े उत्पादक के लिए भी भंडारण व्यवस्था की जाती है। तो किस तरह से की जाती है, कहाँ कहाँ इन भंडारण की आवश्यकता होती है और किस तरह की भंडारण व्यवस्था होती है, और उन खाद्य पदार्थों को या उन वस्तुओं को जो भंडारित की जाती है उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, क्या उनकी लागत आती है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम इस लेसन को। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार का हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। कुछ लोग अपने मुख्य भोजन में चावल खाते हैं तो कुछ रोटी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चावल अथवा गेहूँ जिसे ये खाने के पदार्थ तैयार होते हैं कहाँ से आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अनाज पूरे साल पैदा नहीं होते, लेकिन हम इन्हें रोज़ खाते हैं। तो फिर किसान किस तरह से हमें इन अनाजों की निरंतर आपूर्ति करते रहते हैं। आप निश्चित रूप से सोचते होंगे कि वे इन अनाजों का एक उचित स्थान पर संग्रहण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमें आपूर्ति करते हैं। यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो पूरे साल भर पैदा नहीं होती है, किसी एक खास मौसम में पैदा होती है। तो किसान क्या करता है, उन वस्तुओं को हमारे तक आपूर्ति करने के बाद जो वस्तु बच जाती है, जो खाद्य पदार्थ बच जाता है, उनका वो भंडारण कर लेता है। ठीक है, और फिर आवश्यकता पड़ने पर उनकी आपूर्ति करता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक ही सोच रहे हैं। इनका एक विशेष मौसम और विशेष क्षेत्र में उत्पादन होता है, इसलिए इन अनाजों का उचित तरीके से संग्रहण आवश्यक है। हमारे घरों में उपयोग के लिए इनका सीमित संग्रहण किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां इनका सही तरीके से और बड़ी मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। इस पाठ में हम उन स्थानों अथवा भंडार गृहों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ उद्देश्य दे रखी है जिसको इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, भंडार का अर्थ बता सकेंगे, भंडारण की आवश्यकता की पहचान कर सकेंगे, विभिन्न प्रकार के भंडार गृहों की पहचान कर सकेंगे, आदर्श भंडार गृहों की विशेषता बता सकेंगे, भंडार गृह की कार्य प्रणाली का उल्लेख कर सकेंगे और भंडार गृह के लाभों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। अब है भंडार गृह का अर्थ, यानी भंडार गृह किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। हमें दैनिक जीवन में विविध प्रकार की वस्तु की आवश्यकता होती है। हम इनमें से कुछ तो थोक में खरीद सकते हैं और उनका अपने घर में संग्रहण कर सकते हैं। संग्रहण यानी हम उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। इसी प्रकार व्यवसायियों को भी विविध प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उनमें से कुछ वस्तुएं हमेशा उपलब्ध नहीं होती, लेकिन उन्हें बिना किसी बाधा के उन वस्तुओं की पूरे साल जरूरत होती है। चीनी मिल का ही उदाहरण ले लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि गन्ने का उत्पादन साल के एक विशेष मौसम में ही होता है, लेकिन चीनी की खपत पूरे साल होती है। इसीलिए गन्ने आपूर्ति की पूरे साल आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि गन्ना हमें पूरे साल भर मिले। तो ऐसे में गन्ने के उचित मात्रा में भंडारण की आवश्यकता होती है। तो गन्ने को क्या करते हैं, जो भंडार गृह में है तो उचित मात्रा में उसका भंडारण करते हैं। तो आपने कई बार मंडियों में देखा होगा, किसान जो है जो सारा अपना उपज होता है वो एक मंडियों में भेजता है। तो मंडी से फिर ना अलग अलग क्षेत्रों में उसकी आपूर्ति होती है। फिर भी एक्स्ट्रा जो उत्पादन होता है वो मंडियों के अंदर संरक्षण या भंडारित करके रखा जाता है। इसके अलावा चीनी के उत्पादन के बाद इसके वितरण या विक्रय के लिए समय चाहिए। वितरण यानी उसको अलग अलग जगह तक पहुंचाना, विक्रय यानी उसको बेचने के लिए भी समय चाहिए होता है। इस प्रकार कच्चे माल तथा तैयार माल दोनों के लिए संग्रहण की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल यानी कि गन्ना है चीनी के लिए, तो गन्ने की भी संग्रहण के लिए या भंडारण के लिए उचित जगह की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार चीनी भी अगर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बन रही है तो वो भी एक साथ नहीं बिकती है, तो उसके भी भंडारण के लिए एक उचित जगह की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु के उत्पादन से लेकर खपत तक उसके समुचित संग्रहण की आवश्यकता पड़ती है। यानी उत्पादन से लेकर उसका खपत, यानी जब तक कि वो बिक नहीं जाती। ठीक है, जब संग्रहण बड़ी मात्रा में और सही विधि से वस्तुओं का रख रखाव किया जाता है तो वह प्रक्रिया को भंडारण कहते हैं। तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन भी करनी है, क्योंकि जब संग्रहण बड़ी मात्रा में और सही विधि से वस्तुओं का रख रखाव किया जाता है
तो इस प्रक्रिया को भंडारण कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूछे प्रश्न की भंडारण किसे कहते हैं, तो आपको देखना है, लिखना है कि जब संग्रहण यानी इकट्ठा करना बड़ी मात्रा में और सही विधि से वस्तुओं का रख रखाव किया जाता है तो इस प्रक्रिया को भंडारण कहते हैं। ये वस्तुएं जहाँ रखी जाती है उसे भंडारण ग्रहण या भंडार गृह कहते हैं। भंडार गृह के अधिकारी को भंडार गृह देखभाल प्रभारी कहते हैं। भंडारण का अर्थ है वस्तुओं का बड़ी मात्रा में और समुचित तरीके से संग्रहण तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें उपलब्ध कराना। तो भंडारण का मतलब क्या है कि वस्तुओं का बड़ी मात्रा में और समुचित तरीके से बहुत ही अच्छे उचित तरीके से संग्रहण करना यानी उनको इकट्ठा करना और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता अनुसार यानी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपलब्ध कराना। दूसरे शब्दों में कहे तो भंडारण का अर्थ है वस्तुओं का उनके उत्पादन अथवा खरीद के समय से लेकर उनकी बिक्री अथवा वास्तविक उपयोग के समय तक बड़ी मात्रा में रखना अथवा परीक्षण करना। तो ये भंडारण का मतलब हो गया कि जो वस्तु उत्पादित होती है या उसकी जब खरीद होती है वस्तु की तो उस समय से लेकर उनकी बिक्री यानी वो बिकने तक अथवा वास्तविक अगर वो उपयोग में लिया जाता है जब तो वहाँ तक उसका रख रखाव अच्छे से हो, खराब ना हो। ठीक है, तो यही भंडारण के अंतर्गत आता है। भंडार एक महत्वपूर्ण व्यापार सहायक सेवा है। इसमें समय उपयोगिता का सृजन होता है क्योंकि ये वस्तुओं के उत्पादन तथा उसके उपयोग के बीच समय के लिए सेतु का कार्य करती है। तो इस प्रकार भंडारण क्या है, एक महत्वपूर्ण व्यापार सेवा या सहायक सेवा। ये व्यापार में एक सहायक सेवा का कार्य करता है क्योंकि अगर किसी स्थान पर भंडारण की उचित व्यवस्था होगी तभी वो व्यापार आराम से कर पाएगा। अब है भंडारण की आवश्यकता। अब हम देखते हैं कि भंडारण की आवश्यकता क्यों है। निम्नलिखित कारणों से भंडारण आवश्यक होता है। पहला है मौसमी उत्पाद, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि कुछ उत्पादन मौसम के अकॉर्डिंग ही होते हैं, वो मौसम में ही उत्पादन होते हैं, है ना। कुछ फसलें ऐसे होती है, कुछ सब्जियां होती है, कुछ ऐसे फल होते हैं जो एक मौसम में उनका उत्पादन होता है। तो जिन मौसम में वो उत्पादित नहीं हो रहे तो उस मौसम में उन वस्तु की उपलब्ध करवाने के लिए उनका भंडारण करना जरूरी होता है। आप तो जानते ही है कि कृषि उत्पादों का उत्पादन साल के विशेष मौसम में होता है लेकिन उसकी खपत पूरे साल होती रहती है। इसीलिए इन उत्पादों के समुचित भंडार की आवश्यकता होती है जहां से आवश्यकता अनुसार उनकी आपूर्ति की जा सके। तो भंडारण की जरूरत होती है कि हर जगह ताकि उस स्थान से उन वस्तु की जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ उनकी पूर्ति की जा सके। अब है मौसमी मांग। कुछ ऐसी वस्तु होती है जिनकी मौसम विशेष में ही मांग होती है, जैसे सर्दियों में ऊनी वस्त्र, बरसात में छाते आदि। लेकिन इन वस्तुओं का उत्पादन पूरे साल होता रहता है, इसीलिए इन वस्तुओं की सही भंडारण की आवश्यकता होती है जिससे कि सही समय पर इनकी पूर्ति या आपूर्ति की जा सके। अगला है बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो देखो, उत्पादन जब भी किया जाता है तो एक बड़े पैमाने पर ही किया जाता है, कम मात्रा में नहीं किया जाता है क्योंकि ज़्यादा पैमाने पर करने से उसकी लागत भी कम आती है ना। तो और कम पैमाने पर करेंगे तो थोड़ी उसकी लागत ज़्यादा आएगी। तो देखते हैं कि निर्मित वस्तुओं के मामले में आजकल ज़्यादातर उत्पादन वर्तमान तथा भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए कर लिया जाता है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका उत्पादन वर्तमान की मांग और भविष्य की उसमें मांग, वो सोचते हैं कि भविष्य में भी इसकी मांग बढ़ेगी तो इसको देखते हुए उनका उत्पादन ज़्यादा कर लिया जाता है। ऐसे में निर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन में लागत कम आती है। इन बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तुओं को तब तक समुचित भंडार की आवश्यकता पड़ती है जब तक कि उसकी बिक्री न हो जाए। तो ये बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया जाता है तो उसको तब तक भंडारण की आवश्यकता होती है जब तक कि उसकी बिक्री न हो जाए। अगला पॉइंट है तुरंत आपूर्ति। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि औद्योगिक तथा कृषि दोनों प्रकार के उत्पादों का उत्पादन एक विशेष स्थान पर होता है। तो चाहे उद्योग हो या कृषि हो, उसका जो उत्पादन होता है वो एक विशेष स्थान पर होता है। जैसे कृषि में जो है जो उत्पादन है, जो फसलों का उत्पादन खेत में होगा, कोई उद्योग धंधे है तो उनका उत्पादन उस उद्योग धंधे में होगा, किंतु उनकी खपत पूरे देश में होती है। इसीलिए इन वस्तुओं को खपत वाले स्थान के निकट रखना आवश्यक होता है। तो मान लो जो उद्योग है वहाँ कहीं पर मान लो सूती या ऊनी वस्त्र बनते हैं। ठीक है, अब उस एक फैक्ट्री से या उस उद्योग से या उस फैक्ट्री से तो वो सारे वस्त्र बिकेंगे नहीं, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है और वहाँ ले जाना पड़ता है जहाँ पर वो वस्तु बिकेगी। तो वह जहाँ जहाँ भी वस्तु बिक रही है तो वहाँ के लिए उसको क्या करना पड़ता है, खपत जहाँ भी खपत हो रही है वहाँ पर उसके आसपास में एक भंडारण या भंडार गृह उसको बनाना पड़ता है। तो वहाँ से फिर वो वस्तुएं जहाँ जहाँ भी उसको ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचाई जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो सेब है तो सेब कहाँ होते हैं, कश्मीर में सेब होते हैं, उत्तराखंड में सेब होते हैं, लेकिन वो पूरे इंडिया में बिक रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि कश्मीर में सेब है तो सभी लोग कश्मीरी लेने जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जैसे दिल्ली है ना, बीच का स्थान है या फिर और कोई स्थान है वो दिल्ली में बिक रहा है, दिल्ली में एक भंडार गृह बनाया गया है ना, वहाँ से सभी जगह पर वो आपूर्ति होगा। फिर बाद में राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में एक भंडार गृह बनाया, वहाँ से वो सभी जगह की अलग अलग स्थानों पर आपूर्ति
होती है। तो इस प्रकार भंडार गृह है वो अलग अलग स्थानों पर आपूर्ति उसकी की जाती है। तो भंडार गृह जो खपत वाले स्थान पर उसको बनाना जरूरी होता है ताकि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अब है निरंतर उत्पादन। औद्योगिक इकाइयों में निरंतर उत्पादन चलते रहने के कारण उन्हें निरंतर कच्चे माल की आवश्यकता होती है। देखो उद्योगों में क्या होता है कि निरंतर उत्पादन चलता रहता है, जिसके कारण उनको निरंतर कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसलिए पर्याप्त कच्चे माल के भंडारण की आवश्यकता पड़ती है ताकि आवश्यकता के अनुसार उसकी आपूर्ति की जा सके। तो पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की जरूरत पड़ती है ताकि पर्याप्त मात्रा में उसकी आपूर्ति की जा सके। इसीलिए कच्चे माल को भी भंडारित करके रखना जरूरी होता है। अगला पॉइंट है मूल्य में स्थायित्व। बाजार में वस्तु का मूल्य स्थिर रखने के लिए भी उसके भंडारण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वस्तु की अनुपलब्धता की स्थिति में बाजार में वस्तु की कीमतें बढ़ जा सकती हैं। इसके अलावा अधिक उत्पादन तथा आपूर्ति से वस्तुओं की कीमतें गिरने की संभावना रहती है। भंडारण आपूर्ति में संतुलन बनाए रखता है, जिससे मूल्यों में स्थिरता रहती है। कि अगर आप भंडारण नहीं करेंगे तो जब वस्तु की आपूर्ति कम हो जाएगी भंडारण नहीं करने की वजह से, तो फिर उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो भंडारण करने से क्या होता है कि वस्तु की जो पूर्ति होती है, उसकी कीमत होती है, उसमें संतुलन बना रहता है। तो ये कुछ प्रश्न दे रखे कि भंडारण समय की बाधा को दूर करता है, तो ये सही है या गलत? तो ये सही है ना। भंडारण व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण सहायक सेवा नहीं है, तो ये वाक्य गलत दे रखा है, क्योंकि व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण सहायक सेवा है। तो इस तरह से आपको इसमें से देखना है। अब अगला है भंडार गृहों के प्रकार। अब हम देखेंगे भंडार गृह कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा कि भंडार गृह विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के रख रखाव से या आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के भंडार गृह अस्तित्व में आए हैं। इनको निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है निजी भंडार गृह, जो एक व्यक्ति विशेष का भंडार गृह होता है। सार्वजनिक भंडार गृह, सरकारी भंडार गृह, बंधक भंडार गृह, सहकारी भंडार गृह। तो ये भंडार गृह के प्रकार है। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानें, यानी अब हम इन भंडार गृहों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है निजी भंडार गृह। जो भंडार गृह उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा साधारणतः अपने उत्पादों के संरक्षण हेतु चलाए जाते हैं, उन्हें निजी भंडार गृह कहते हैं। यानी वह भंडार गृह जो उत्पादकों, यानी जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है या जो वस्तु का निर्माण कर रहा है, उनके द्वारा साधारणतः अपने ही उत्पादन के लिए, यानी उसमें वो सिर्फ अपना ही उत्पादन करता है, अपना खुद का, उनका खुद का ही गोदाम होता है वो, ठीक है। इन्हें ही निजी भंडार गृह कहते हैं। इन भंडार गृहों के निर्माण किसानों द्वारा अपने खेतों के समीप, व्यापारियों अथवा वितरकों द्वारा अपने व्यवसाय केंद्रों के समीप अथवा विनिर्माताओं द्वारा अपने कारखानों के समीप किया जाता है। इनका डिजाइन तथा प्रदत्त सुविधाएं वस्तुओं के भंडारण की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी वो वस्तु किस तरह की है उसी की आधार पर उन भंडार गृहों का डिजाइन, उन भंडार गृहों में जो सुविधा प्रदान की गई है वो उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला है सार्वजनिक भंडार गृह। जैसे नाम से पता चल रहा है कि सार्वजनिक भंडार गृह में आम जनता भी उसका उपयोग ले सकती है। तो जिन भंडार गृहों का निर्माण आम जनता के उपयोग के लिए अथवा सार्वजनिक भंडार गृह के लिए किया जाता है, उन्हें सार्वजनिक भंडार गृह कहते हैं। इन भंडार गृहों में किराया देकर कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तुओं का भंडार कर सकते हैं। इस तरह के भंडार गृह को हम लोग किराए पर ले सकते हैं और वहाँ अपनी वस्तु का भंडार कर सकते हैं। कोई व्यक्ति, साझेदारी फर्म अथवा कंपनी इनका स्वामी हो सकता है। ऐसे भंडार गृहों को चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे भंडार गृहों का संचालन सरकार भी करती है। इनका उपयोग विनिर्माता, थोक व्यापारी, आयातक, निर्यातक तथा सरकारी एजेंसियां करती हैं। अगला है सरकारी भंडार गृह। तो सरकारी भंडार गृह में हम देखते हैं कि ऐसे भंडार गृह का स्वामित्व, प्रबंधन या प्रबंधन आदि केंद्र अथवा राज्य सरकार, सार्वजनिक नियमों, स्थानीय निकायों आदि के हाथों में होता है। इन भंडार गृहों का उपयोग सरकारी अथवा निजी दोनों प्रकार की कंपनियां कर सकती हैं। भारत का केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम तथा भारतीय खाद्य निगम आदि ऐसी एजेंसियां हैं जो सरकारी भंडार गृहों का रखरखाव कर रही है। तो ये भंडार गृह का नाम है सरकारी भंडार गृह, जैसे कि भारत का केंद्रीय भंडारण निगम है, राज्य भंडारण निगम तथा भारतीय खाद्य निगम है। ये क्या है? सरकारी भंडार गृह है ना, जिनका रखरखाव इस तरह की एजेंसियां सरकारी भंडार गृहों का रखरखाव करती हैं। अब है बंधक भंडार गृह। इन भंडार गृहों का स्वामित्व तथा प्रबंधन सरकार अथवा निजी एजेंसियों के हाथों में होता है। इसमें ये सरकार भी होती है और साथ में निजी संस्थाएं भी होती है, निजी एजेंसियां भी होती है। निजी बंधक भंडार गृहों के संचालन के लिए सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे भंडार गृहों में उन आयातित वस्तुओं का भंडार किया जाता है जिन पर आयकर
या आयात कर नहीं चुकाया गया है। देखो बंधक भंडार यानी बंधक बना के रखना, ठीक है, उसको पैक कर लेना, मतलब कि अगर बाहर विदेशों से कोई वस्तु आती है और उस पर अगर उस वस्तु पर अगर किसी ने कर नहीं दिया है, चुंगी नहीं दी है, तो ऐसी वस्तु को फिर क्या करते हैं, ये बंधक जो भंडार गृह होते हैं उन भंडार गृहों में उनको रखा जाता है। तो जिन वस्तुओं पर आयात कर नहीं चुकाया गया है, तो कर चुकाए बिना आयातित माल को आयातक बंदरगाह से ही नहीं ले जा सकते। तो आयातक यानी जिन्होंने उस वस्तु को मंगाया है बाहर से, विदेश से, तो जो बंदरगाह होते हैं यानी ऐसी भारी वस्तुएं जो होती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु होती है, वो जहाज़ों द्वारा समुद्रों के माध्यम से समुद्री रास्ते से आते हैं, ठीक है, और बंदरगाह पर उनको उतारा जाता है। तो वहाँ से फिर वस्तुएं जिन स्थान पर ले जाने वहाँ जाता है। लेकिन जिस वस्तु का आयात कर रहे हैं, आयात यानी जो हमारे देश में उत्पादित नहीं हो रही है, वो वस्तु बाहर से जिस देश में वो उत्पादित हो रही है वहाँ से मंगाई जाती है ताकि हमारे देश में उसको बेच सकें। तो उन आयातित वस्तु पर अगर कर नहीं दिया, सरकार को कर नहीं चुकाया है, तो ऐसे आयातित वस्तुएं जिनको कर नहीं चुकाया गया तो उनको ऐसे ही भंडार गृह में रखा जाता है। तो ये भंडार गृह जैसे बंदरगाह भी बने होते हैं, ठीक है, तो इनको आयातक बंदरगाह से नहीं ले जा सकते हैं। जो आयातक होते हैं जिन्होंने वस्तुओं को मंगाया है वो उनको बंदरगाह से ले जा ही नहीं सकते, और तब तक उन्हें इन भंडार गृहों में रखा जाता है जब तक कि उन पर लगा आयात कर न चुका दिया जाए। ऐसे भंडार गृह आमतौर पर गोदी प्राधिकरणों द्वारा समुद्र तटों के आसपास स्थापित किए जाते हैं। तो गोदी प्राधिकरण यानी कि समुद्र तटीय प्राधिकरण जो होता है, ठीक है, ये बंदरगाह ही होती है, तो उन्हीं के तटों के आसपास होता है। अब है सहकारी भंडार गृह। तो सहकारी भंडार गृह हम देखेंगे कि ऐसे भंडार गृहों का स्वामित्व, प्रबंधन तथा नियंत्रण सहकारी समितियों के हाथों में होता है। इसमें समितियों के सदस्यों को मितव्ययी दर पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध होती है। तो हमने सहकारी पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें सभी लोग मिलकर अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें सभी सदस्य होते हैं आपस में, समितियों के जो भी सदस्य होते हैं वो मितव्ययी दर पर ही उसमें भंडारण की सुविधा उपलब्ध होती है। अगला है आदर्श भंडार गृह के लक्षण। कोई भी भंडार गृह बहुत अच्छा है, आदर्श है, इसके कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण हम देखेंगे। ऊपर आपने विभिन्न प्रकार के भंडार गृहों के बारे में पढ़ा। प्रत्येक भंडार गृह में वस्तुओं के भंडारण की समुचित व्यवस्था आवश्यक होती है। यदि निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है तो किसी भी भंडार गृह को आदर्श भंडार गृह कहा जा सकता है। कुछ विशेषताएं भंडार गृह की दे रखी हैं, अगर वो विशेषता भंडार गृह में पाई जाती है तो उसको एक आदर्श भंडार गृह कहा जा सकता है। तो वो विशेषता कौन कौन सी होती है वो हम देखेंगे। पहला है भंडार गृह को सुविधाजनक स्थान पर स्थित होना चाहिए, जैसे राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों तथा समुद्र तटों के निकट, ताकि वस्तुओं को सरलता से चढ़ाया उतारा जा सके। तो भंडार गृह कहाँ हो, ऐसे राजमार्गों पर, सड़कों के किनारे हो, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हो, ताकि उन वस्तुओं को, या रेलवे स्टेशन के, बस स्टैंड के आसपास हो, ताकि उन वस्तुओं को आसानी से लाया ले जाया जा सके। दूसरा है वस्तुओं को उतारने तथा चढ़ाने के लिए मशीनी उपकरणों का होना आवश्यक है। इससे न सिर्फ टूट फूट कम होती है बल्कि उतारने चढ़ाने में खर्च भी कम पड़ता है। वस्तुओं से समुचित रखरखाव के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। फलों, अंडों, मक्खन आदि जैसी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए भंडार गृहों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होती है। कोल्ड स्टोरेज यानी वो भंडार गृह क्या होता है, ठंडा रहता है, उसमें कोल्ड स्टोर यानी कि उसमें जो शीत रहने की, उसमें ठंडा रहने की व्यवस्था होती है। जैसे हम फ्रिज में रखते हैं हमारे घर के अंदर, है ना, ताकि वस्तु खराब ना हो, हमने फ्रिज में सब्जी वगैरह रखते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, ठीक है, जिसमें ठंडकपन रखने की व्यवस्था होती है ताकि वो भंडार गृह ठंडे रहे और वहाँ पर जो वस्तु है वो जल्दी से खराब ना हो। कौन सी वस्तु, जो फल है, अंडे है, मक्खन है, तो इस तरह के भंडार गृह बने होते हैं। पांचवा है धूप, बारिश, हवा, धूल, नमी, कीड़ों आदि से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। छठा, भंडार गृहों के परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वस्तुओं को आसानी से चढ़ाया उतारा जा सके। वस्तुओं की चोरी को रोकने के लिए 24 घंटे पहरेदारी होनी चाहिए। आग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए भवन में समुचित आग निरोधक उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। ये कुछ पाठागत प्रश्न है कि भारतीय खाद्य निगम खालिस्तान भंडार गृह, तो ये सरकारी आएगा, ठीक है, इस तरह से आपको इसमें भरना है। सार्वजनिक भंडार गृहों का स्वामित्व किसके हाथों में होता है, तो ये सरकारी, निजी या किसी भी व्यक्ति के। तो सार्वजनिक है वो क्या होता है, किसी के भी व्यक्ति के हाथों में हो सकता है, क्योंकि जो भी उसको लेगा वो उसी का हो जाएगा। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं भंडार गृह के कार्य के। भंडार गृह हमें क्या क्या कार्य करता है, भंडार गृह का क्या क्या कार्य है। आपने पढ़ा कि भंडार गृह वस्तुओं का समुचित तथा सही विधि से परीक्षण करते हैं। वे वस्तुओं को गर्मी, हवा, आंधी, नमी आदि से बचाते हैं तथा उनको टूट फूट से होने वाली हानियों से बचाते हैं।
यह प्रत्येक भंडार गृह का मूलभूत कार्य होता है। आजकल भंडार गृह इनके अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं जो निम्नलिखित है। वस्तुओं का भंडार गृह या वस्तुओं का भंडारण। भंडार गृहों का मुख्य काम बड़ी मात्रा में वस्तुओं का भंडारण करना होता है। वस्तुओं का भंडारण उसके उत्पादन अथवा खरीद से लेकर उनकी खपत तक किया जाता है। तो वस्तुओं का भंडारण कैसे करते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन से लेकर, है ना, उनका काम क्या होता है कि वस्तुओं का भंडारण करना होता है और वस्तुओं का भंडारण उनके उत्पादन अथवा खरीद से लेकर उनकी खपत, यानी जब तक वो बिक नहीं जाती तब तक उनका भंडारण करना होता है। तो ये भंडार गृह का कार्य होता है। अगला है वस्तुओं का परिरक्षण। भंडार गृह वस्तुओं की गर्मी, धूल, हवा, नमी आदि से खराब होने से बचाते हैं। इनके पास विभिन्न वस्तुओं के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार संग्रहण की व्यवस्था होती है। इससे भंडार गृह के कारण वस्तुओं के सड़ने, गलने आदि के कारण होने वाले नुकसान नहीं होता। अगला है जोखिम उठाना। वस्तुओं के भंडारण के समय भंडार गृह अधिकारियों को भंडार गृह संबंधी सभी जोखिम उठानी होती है। एक बार जब कोई वस्तु भंडार गृह अधिकारी के हाथों में सौंप दी जाती है तो उसके बाद ये सारा उत्तरदायित्व भंडार गृह अधिकारी का होता है। कोई भी वस्तु अगर भंडार गृह अधिकारी के पास आ जाती है, उस भंडार गृह में आ जाती है, तो सारी जिम्मेदारी उस भंडार गृह अधिकारी की होती है। भंडार गृह में यदि वस्तु की क्षति होती है तो उसका उत्तरदायित्व भंडार गृह अधिकारी का होगा। वह वस्तुओं को उसकी सही अवस्था में लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी वो प्रतिबद्ध किया गया है कि जो वस्तु उसके भंडार गृह में रखी गई है वो वैसी की वैसी उसको वापस मिले। इसलिए भंडार गृह चोरी, टूट फूट के लिए भी उत्तरदायी भी होता है। इस प्रकार भंडार गृह इन सभी से वस्तु की रक्षा करता है। वित्तीय सुविधा प्रदान करना। जब कोई व्यक्ति भंडार गृह को माल सौंपता है तो भंडार गृह उसको एक रसीद देता है जो यह प्रमाणित करता है कि वस्तु अथवा माल उसके पास है। इसके अतिरिक्त एक अधिपत्र भी देता है जिससे भंडार गृह देखरेख अधिकारी का अधिपत्र कहते हैं। यह एक अधिकारी पत्र है। ये आपको ध्यान रखना है कि अधिकारी पत्र क्या होता है कि यह एक अधिकार पत्र होता है तथा दस्तावेज के पीछे हस्ताक्षर कर इसे हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा इन अधिपत्रों को गिरवी रखकर कोई व्यवसायी, बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर सकता है। कुछ मामलों में भंडार गृह अधिपत्र गिरवी रखकर कुछ व्यवसायी भी अतिरिक्त व्यवसायियों को छोटी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं। अब है प्रक्रमण। कुछ उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें बिना प्रक्रमण के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। प्रक्रमण उन्हें उपभोग के योग्य बनाता है। उदाहरण के लिए धन को पॉलिश किया जा सकता है, यानी धान को पॉलिश किया जा सकता है, लकड़ी की सीजनिंग की जाती है आदि। कई बार भंडार गृह व्यवसायी की तरफ से ये सब जिम्मेदारी खुद भी ली जाती है। यानी कि क्या होता है कि जो भी वस्तुएं होती है प्रक्रमण के अंतर्गत क्या आता है कि उस वस्तु का पैकिंग करना है, उसका सीजनिंग करना है ना, ये सभी उसके अंतर्गत आता है जो कि भंडार गृह व्यवसायी भी इसकी जिम्मेदारी लेता है। अब है ग्रेडिंग अथवा बाइंडिंग। निर्माताओं, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं के आग्रह पर भंडार गृह वस्तुओं की ग्रेडिंग अथवा बाइंडिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके अतिरिक्त बिक्री में सुविधा के लिए वे वस्तुओं की मिक्सिंग, बाइंडिंग, पैकिंग भी करते हैं। परिवहन व्यवस्था। कुछ स्थितियों में भंडार गृह थोक व्यापारियों की सुविधा के लिए परिवहन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। ये उत्पादक के स्थान से सामान उठाते हैं और जमाकर्ताओं के अनुरोध पर उसे सुपुर्दगी के स्थान तक पहुंचाते हैं। अब है भंडार गृहों के लाभ। व्यावसायिक समुदायों को भंडार गृहों के कई प्रकार के लाभ होते हैं। उद्योगों अथवा व्यापारियों को भंडार गृहों से प्राप्त होने वाले लाभ निम्नलिखित है। पहला है वस्तुओं का संरक्षण अथवा परिरक्षण। व्यवसायियों को जब वस्तुओं की बिक्री की आवश्यकता नहीं होती उस समय भंडार गृह भंडारण सुविधा प्रदान करते हैं। ये वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं, उनकी टूट फूट से बचाते हैं। टूट फूट, गुणवत्ता में गिरावट, सड़ने गलने आदि से होने वाली हानि को न्यूनतम करते हैं। ये जहाँ तक संभव हो अत्यधिक आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो भंडार गृह क्या करते हैं कि वस्तु की टूट फूट, उसकी गुणवत्ता में गिरावट, सड़ने गलने आदि से उसकी रक्षा करते हैं या उसको न्यूनतम करते हैं। वस्तु की नियमित आपूर्ति। अब भंडार गृह वस्तु की नियमित आपूर्ति भी करता है। किस तरह से? चावल, गेहूं आदि जैसे अनेक उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन एक विशेष मौसम में होता है किंतु उनकी खपत पूरे साल बनी रहती है। भंडार गृह इन मौसमी उपभोक्ता सामग्रियों की पूरे साल नियमित आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो कुछ वस्तुएं होती है जो मौसम के अकॉर्डिंग ही उनकी पैदावार होती है। तो भंडार गृह क्या करता है कि उसमें जब उनको भंडारित किया जाता है तो उनको पूरे साल भर उनकी खपत होती रहती है। उत्पादन में निरंतरता। भंडार गृह निर्माताओं को कच्चे माल के भंडार की चिंता से मुक्त कर उन्हें निरंतर उत्पादन करने की निश्चिंतता प्रदान करते हैं। वे निर्माताओं को मौसमी कच्चे माल की आपूर्ति बिना किसी बाधा के निरंतर करते रहते हैं। साज संभाल में आसानी। आधुनिक भंडार गृह वस्तुओं के साज संभाल के लिए अत्यधिक आधुनिक
यंत्रों का उपयोग करते हैं। तो आधुनिक भंडारगृह में क्या होता है कि वो वस्तु के साथ संभाल के लिए अत्याधुनिक यंत्रों का, मशीनों का उपयोग करते हैं। भारी अथवा थोक वस्तु को चढ़ाने अथवा लादने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं, जिससे आज संभाल का खर्च कम हो जाता है। साज संभाल का क्या होता है, उसमें खर्च कम होता है। आधुनिक मशीनों के उपयोग से सामान को उतारने चढ़ाने में होने वाले नुकसान की संभावना भी कम हो जाती है। तो अगला लाभ है सुविधाजनक स्थिति। भंडार गृह साधारणतः सुविधाजनक स्थान जैसे कि सड़क, रेल अथवा राजमार्ग के समीप स्थित होते हैं, जिससे परिवहन लागत में कमी आती है। छोटे व्यवसायों के लिए उपयोगी। आप भंडार गृह बनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि छोटे व्यवसायी वहन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में वे नाम मात्र का किराया देकर सार्वजनिक भंडार गृहों में अपने कच्चे माल अथवा निर्मित माल को रखकर उसके परीक्षण में सक्षम हो जाते हैं। तो देखो, छोटे व्यवसायों के लिए उपयोगी किस तरह होता है कि भंडार गृह क्या करते हैं कि कुछ छोटे व्यवसायी होते हैं और जो वो क्या करते हैं, वो खुद अपने माल को कहीं पर रख नहीं सकते, ठीक है, अपना खुद का उनका भंडार गृह नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो छोटे व्यवसायी है। तो वो क्या करते हैं, अपने निर्मित कच्चे माल को उसको सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक भंडार गृह को ले लेते हैं, वो जो कि उनको बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। रोजगार के अवसर। भंडार गृह कुशल तथा अकुशल दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए पूरे देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इससे लोगों को अपनी आय तथा जीवन स्तर को सुधारने का अवसर मिलता है। वस्तु की बिक्री में सहायक। वस्तु के बेचने के लिए कुछ निर्धारित कदम उठाने आवश्यक है। ऐसे में भंडार गृह क्रेता के मन को समझते हुए वस्तुओं की ग्रेडिंग, पैकिंग अथवा उन पर लेबल आदि लगाने की जिम्मेदारी भी वहन करते हैं। माल का मालिक भंडार गृह का अधिपत्र सौंप कर क्रेता को वस्तुओं का स्वामित्व हस्तांतरित कर सकता है। वित्तीय उपलब्धता। भंडार गृह जारी अधिपत्र के आधार पर व्यवसायी को बैंक आदि से आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में भंडार गृह खुद ही माल रखने वाले को कुछ धन उपलब्ध करा देते हैं। हानि की जोखिम कम करना। माल को बंधक रखकर भंडार गृह में माल सुरक्षित तथा परिरक्षित रहता है। इसके अलावा चोरी से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मचारी रखे जाते हैं। परिरक्षण के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोर आदि की व्यवस्था होती है। जो वस्तु शीघ्र नष्ट हो जाती है उनके संरक्षण यानी उनको सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज आदि की व्यवस्था होती है। इनमें आग से बचाने के लिए अग्निशमन उपकरण भी लगे होते हैं। इससे नुकसान होने पर वस्तु की भरपाई की भी गारंटी होती है। तो अगर वस्तु खराब हो जाती है तो उसकी भरपाई की गारंटी जो है वो भंडार गृह अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। तो ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं इसके अंदर पाठ के संबंधी बहुविकल्पिक प्रश्न है जो ऑप्शन वाले हैं। इसके क्वेश्चन पाठ के पीछे भी दे रखे होते हैं। अब आपने क्या सीखा, तो हमने इसमें भंडार गृह के बारे में सीखा कि भंडार गृह के क्या क्या कारण है, क्या लाभ है, ठीक है, किस किस तरह के भंडार गृह होते हैं, वो हमने इस पाठ में हमने देखा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनके पास भी ये विषय है, जो इस विषय के अंतर्गत 10वीं की एग्ज़ाम दे रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।